एक कमरा जहां कोई नहीं सोता। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर में एक पुराना सा सरकारी विश्राम गृह था। लोग उसे विश्राम गृह कहते थे, लेकिन सच ये था कि वहां कोई विश्राम करने नहीं जाता था, क्योंकि वहां था कमरा नंबर 7। उस कस्बे में आने वाला हर सरकारी अफसर, इंजीनियर, शिक्षक या मेहमान उसी विश्राम गृह में रुकता था। लेकिन एक अजीब नियम अपने आप बन गया था। कमरा नंबर 7 में कोई नहीं सोता। न कोई लिखित आदेश, न कोई बोर्ड, फिर भी सब जानते थे कमरा नंबर 7 का डर। विश्राम गृह के चौकीदार रामदीन को वहां काम करते हुए 30 साल हो चुके थे। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन जब भी कोई नया मेहमान आता और पूछता, भैया आज कौन सा कमरा खाली है, रामदीन हमेशा जवाब देता, 7 छोड़कर कोई भी ले लीजिए साहब। अगर कोई ज्यादा पूछता तो वह चुप हो जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आता। लोग कहते थे उस कमरे में रात को किसी के चलने की आवाज आती है, कभी कभी लाइट अपने आप जल बुझ जाती है, और सबसे डरावनी बात, जो भी वहां सोया वो सुबह बदला हुआ इंसान बना। कुछ तो सुबह सुबह ही भाग गए, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, और एक कभी वापस नहीं मिला। राघव का आना। इन्हीं अफवाहों के बीच एक दिन कस्बे में आया राघव शर्मा। उम्र करीब 32 साल, लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर। शहर में पला बड़ा, पढ़ा लिखा और इन भूत प्रेत वाली बातों पर हंसने वाला। उसे एक पुल के निरीक्षण के काम से 10 दिन के लिए नरसिंहपुर भेजा गया था। शाम को जब वह विश्राम गृह पहुंचा तो रजिस्टर में सिर्फ एक ही कमरा खाली था, कमरा नंबर 7। रामदीन ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, साहब कोई और इंतजाम कर ले तो। राघव हंसा, क्यों, कमरा भूत का है क्या? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाबी पकड़ा दी। कमरे का पहला एहसास। कमरा नंबर 7 दूसरी मंजिल पर सबसे आखिर में था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा साफ था, लेकिन अजीब तरह से बेजान। दीवारों पर पुरानी नमी के निशान। छत का पंखा बहुत धीमी आवाज में घूम रहा था। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ गलत लग रहा था। राघव ने खुद से कहा, बस वह हम हैं। उसने सामान रखा, खाना मंगवाया और काम की फाइल देखने लगा। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। पहली आवाज, ठीक 12 बजे, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। राघव ने सिर उठाया। आवाज दरवाजे की नहीं थी, दीवार के अंदर से आ रही थी। उसने कान लगाया, अब आवाज साफ थी, कदमों की, धीरे धीरे चलते हुए। ये क्या बकवास है, उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी पंखा अचानक रुक गया। लाइट झपकी और बुझ गई। अंधेरा। आईने में कुछ था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर राघव बिस्तर से उठा। उसकी नजर सामने रखे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में कमरा तो दिख रहा था, लेकिन बिस्तर पर कोई और बैठा था। राघव का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आईने की ओर देखा, अब वहां भी कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। पहली रात बिना सोए, पूरी रात राघव बैठा रहा। कभी आवाजें, कभी ठंडी हवा, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वह नीचे भागा। रामदीन उसे देखकर बस बोला, साहब आपने भी नहीं सोया है ना? राघव ने पहली बार सिर हिलाया। कमरे का सच। अगले दिन राघव ने कस्बे के एक बुजुर्ग शिक्षक शिवनारायण जी से बात की। उन्होंने जो बताया वह और भी डरावना था। सालों पहले उसी विश्राम गृह में एक ईमानदार अफसर विवेक त्रिपाठी रुके थे। उन्होंने एक बड़े घोटाले की फाइल तैयार की थी। सबूत उसी कमरे में रखे थे, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गए। कमरा बंद था, खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से बंद। फाइलें वहीं पड़ी थीं, पर विवेक कभी नहीं मिले। लोगों का मानना था उसकी आत्मा उस कमरे में आज भी जागती है। वह सो नहीं पाती, इसलिए उस कमरे में कोई नहीं सोता। आखिरी रात राघव जा सकता था, लेकिन अब वह डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरा था। उसने तय किया, आज सच सामने लाऊंगा। उस रात ठीक 12 बजे वह जागता रहा। कमरा फिर ठंडा हुआ। कदमों की आवाज आई, और फिर एक धीमी आवाज, क्या तुम भी भाग जाओगे या सच सुनोगे? राघव की आवाज गले में अटक गई, फिर भी बोला, सच। आईने में वही चेहरा उभरा, थका हुआ, उदास। विवेक त्रिपाठी। आत्मा की मुक्ति। विवेक ने बताया कि कैसे उसे मारा गया, कैसे सच्चाई दबा दी गई। राघव ने उसकी फाइलें उठाईं। सबूत पूरे थे। अगले ही हफ्ते मामला दोबारा खुला, अखबारों में छपा, और उस दिन के बाद कमरा नंबर 7 में ना आवाज आए, ना ठंडी हवा। पहली बार कोई चैन से सो पाया। आज भी वह कमरा मौजूद है, लेकिन अब लोग कहते हैं
वह कमरा डरावना नहीं था, वह तो बस न्याय के लिए जाग रहा था।